बेटा आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपसे बात करूँगा मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज की, कि हम जो है वो किस तरीके से सांस लेते हैं और सांस को बॉडी से बाहर निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, इससे मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं बच्चों को गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म बताता हूँ तो बच्चों को गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म बताने का एक बहुत आसान तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि उनको उसके बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिए जाएं। जब उनको उसके बेसिक्स पता लग जाएंगे तो बाकी चीज़ें तो उनके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखिए, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज की। तो आज मैंने और आपने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज की। तो हम आज मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज की बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है और आपने याद रखना है बेटा, वो क्या है? वो ये है कि हमारे जो लंग्स है ना वो खुद से हवा अपने अंदर ले सकते हैं, ना वो खुद से हवा बाहर निकाल सकते हैं। ये बात पहले आप समझो, ठीक है? तो लंग्स में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो एयर कहीं से ले लें या एयर को बाहर निकाल दें। लंग्स के अंदर जो एयर आ रही है या जो एयर बाहर निकल रही है, ये चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। और चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को छोटा या बड़ा करना ये काम है मसल्स का। तो बेसिकली हमने क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज में देखना है वो कौन से मसल्स हैं जो कि हमें ब्रीथिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत आसान है, इसको हम समझ लेते हैं। दो मसल्स को हमें समझना है, सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। अब जरा देखिए, मैं आपके सामने ये किसी इंसान का ट्रंक बनाने लगा हूं। अब ये आप समझ रहे हो कि ये उसका एक्जिला है, यानी उसकी जो आर्मपिट्स हैं, ये नीचे उसकी बॉडी का ग्रोइन होगा, नीचे उसके लोअर लिम्ब होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? अब आपको पता है ये हमारी बॉडी का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थोरैक्स, यानी हमारा सीना, हमारा चेस्ट। और ये वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का, ये है हमारी बॉडी का एब्डोमेन, ठीक है? अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, एक बात जरूर ध्यान में रखो। जब भी हम मेडिकल साइंसेज में दो स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग करने लगते हैं तो हम कोई लैंडमार्क सेट करके फिर अलग करते हैं। मैं आपको मिसाल समझाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्लासरूम को बाहर वाला जो लाउंज है उससे क्या चीज अलग कर रही है? तो आप बोलेंगे सर ये जो दीवार जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है वो दीवार इस क्लासरूम को बाहर वाले लाउंज से अलग कर रही है, ऐसे ही है ना? तो देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन द क्लासरूम एंड द लाउंज। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एब्डोमेन की और थोरैक्स की, तो एब्डोमेन में और थोरैक्स में भी हमारे पास एक बाउंड्री लाइन होती है। और उस बाउंड्री लाइन को हम क्या नाम देते हैं, बताएं शाबाश? उस बाउंड्री लाइन को हम नाम देते हैं किसका? इस तरह से एक बाउंड्री लाइन मौजूद है और इस बाउंड्री लाइन को हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। किसका नाम देते हैं बेटा? डायाफ्राम का। अच्छा, अब देखें मैंने जो इसकी स्पेलिंग लिखी है, आप देख रहे हैं मैंने इसमें जी लिखा है क्योंकि इसकी स्पेलिंग में जी लिखते हैं, बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जी नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे डायाफ्राम। जी हमें नहीं पढ़ना, ठीक हो गया? तो ये बहुत बच्चे जो कंफ्यूजन करते हैं और वो उसको डायाफ्रैगम पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपने नहीं करना है, ठीक? इट्स डायाफ्राम, इट्स डायाफ्राम। अब याद कर लें कि डायाफ्राम जो है मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, डायाफ्राम इज ए स्केलेटल मसल। डायाफ्राम क्या है बच्चों? ये स्केलेटल मसल है। और याद कर लो ये मेरी बात कि अल्लाह ताला ने मसल्स को सिर्फ दो क्वालिटीज दी हैं बस। मसल्स के पास कोई तीसरी क्वालिटी होती ही नहीं है। और वो क्या क्वालिटी है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मसल रिलैक्स कर सकते हैं, और तीसरा कोई काम नहीं कर सकते। अब चूंकि डायफ्राम भी एक मसल है तो ये बात आपको स्ट्रेट समझ में आ गई कि डायफ्राम भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, है ना? अब हमें समझना है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा और जब रिलैक्स करेगा तो क्या होगा। आओ जरा देखते हैं। अब ये मैंने जो डायफ्राम बनाया है, एक में ये डायफ्राम बना लेता हूं। अब देखो होगा क्या, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये स्ट्रेच होता है। आपके पास कोई बेल्ट है क्या? कोई बेल्ट टाइप चीज मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी। कोई तार पड़ी हो, तार अलग से पड़ी हुई, कोई पाइप, कोई तार, कुछ भी नहीं। ये किसी बर्नर का तार निकाल लेना, ये बर्नर जो पड़े में आपके पास, बर्नर का पाइप, सॉरी, हाँ देखें निकल रहा है। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आपको सारा ये डायफ्राम का चक्कर समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखें होता क्या। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है, याद कर लें, जब ये रिलैक्स होता है बर्नर में से भी निकाल लेना पाइप। बस थैंक यू। अच्छा, अब देखें, आप याद कर ले कि डायफ्राम चूंकि मसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, ठीक है?
डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो ये डोम शेप्ड का होता है, तो इट इज ऑफ डोम शेप्ड। और डोम आपको पता है ना किसको बोलते हो, डोम आप बोलते हो गुंबद को, है ना। यानी अगर मैं आपको इस पाइप से इसकी एग्जाम्पल दूँ, पाइप से, तो डायफ्राम जब रिलैक्स होगा ना तो डायफ्राम इस तरह से होगा, तो इट्स लाइक डोम, वो जैसे गुंबद होता है ना मस्जिद का, ये उस तरह से होगा, ठीक है। अभी आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खींचेगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, ये जो हमारा डायफ्राम डोम शेप था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये स्ट्रेच करके इस तरह से सीधा हो जाएगा, ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। अभी आपको बात समझ आ रही है? जब रिलैक्स था तो डोम शेप था, और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्ट्रेच हो गया, ऐसा सीधा हो गया, ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने ये बात बड़े ध्यान से समझनी है, मैं क्या बात करने लगा हूं आपसे। जो भी चीज डायफ्राम के ऊपर होगी, डायफ्राम के ऊपर होगी वो थोरैक्स होगी, और जो भी चीज डायफ्राम के नीचे होगी वो एब्डोमेन होगी। जो भी चीज डायफ्राम के ऊपर होगी वो थोरैक्स है, और जो नीचे होगी वो एब्डोमेन है। अब आप समझ रहे हो कि जब डायफ्राम रिलैक्स हुआ है तो ये डोम शेप है, ऊपर है, इसकी वजह से थोरैक्स छोटा हो रहा है। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड्स, और ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेच होके सीधा हो जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये अब आप मुझे बताएं, ये लाइन दिखाई दे रही है बच्चों को इसमें कैमरे में? पक्की बिल्कुल, ओके। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूं ताकि अगर किसी को सही नजर ना आ रही हो तो और नजर आ जाए। तो देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस तरीके से स्ट्रेट होकर नीचे आ जाएगा। अब आप क्लियर ये बात समझ रहे हो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये नीचे आया ना, जब नीचे आया तो थोरैक्स का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, थोरैक्स का, यानी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरैक्स का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, ये ज्यादा हो गया। तो बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी चीज डायफ्राम के ऊपर होती है वो थोरैक्स में होती है, और जो डायफ्राम के नीचे होती है वो एब्डोमेन में होती है। फिर मैंने आपको ये बात समझाई कि जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, और आप समझ रहे हो जब ये स्ट्रेट होगा तो नीचे आएगा। जैसे मैंने आपको इस पाइप के साथ इसको समझाने की कोशिश की कि जब देखिए, जब ये रिलैक्स है तो ये डोम शेप है, बट जब मैं इसको खींच रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये स्ट्रेट होता जा रहा है। क्या ख्याल है? तो जब रिलैक्स होगा तो डोम शेप, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेट, डोम शेप स्ट्रेट, सही है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आप देखें, जरा समझें इस बात को। होगा क्या? होगा ये, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बात की, जो चीज डायफ्राम के ऊपर है वो थोरैक्स है। तो पहले डायफ्राम इधर था तो थोरैक्स यहां तक था, अब डायफ्राम नीचे आ गया तो थोरैक्स की कैविटी भी जो है, वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ गया। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है वो, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब आपको पता है ये लॉ है केमिस्ट्री का, एक लॉ आपने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, कि जब वॉल्यूम किसी भी चीज का बढ़ता है तो उसके अंदर एक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो जो प्रेशर होगा थोरैक्स का, प्रेशर ऑफ थोरैक्स, प्रेशर ऑफ थोरैक्स वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, किस चीज का प्रेशर? एयर प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये रिलैक्स करेगा तो अब आप समझ रहे हो, जब ये रिलैक्स करेगा तो ये वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, डोम शेप हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? जब ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? ये रिड्यूस करेगा वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी को, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। और अब आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए कि जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसके अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड एयर प्रेशर, इंक्रीज एयर प्रेशर इन चेस्ट। समझ गए बात को आप लोग? अच्छे से समझ गए, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, अब देखो, एक चीज हमने ये समझ ली, अब हम समझते हैं दूसरी चीज। अब जरा देखो मेरी बात सुनो। आपको पता है ना, हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो ये सीना है, इसको अल्लाह ताला ने दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का घर बनाया हुआ है। हमारा हार्ट और हमारे लंग्स दोनों हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है। ये बात आपको पता है अच्छे तरीके से। अब जब ये दो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने इनकी प्रोटेक्शन का, हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है ना। आपको पता है हमारे पास यहाँ रिब्स हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये फर्ज करें आपकी एक रिब है, ये हमने एक रिब बना ली आपकी, एक पसली, तो इट्स ए रिब।
और ये इसके साथ मैंने एक रिब, एक पसली और बना ली। समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ 2 बनाऊंगा। आपको पता है हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, यानी कितनी रिब्स हो गए हमारे पास 24, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? अब ध्यान से बात समझना। अब होगा ये कि जब हम रिब्स को देखते हैं तो रिब्स के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं साइंस में, वो इस्तेमाल करते हैं कोस्टा। तो ये जो वर्ड आप सुनते हो कोस्टा, इसका मतलब होता है रिब्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है रिब्स। अच्छा अब देखो, तो ये रिब्स हैं तो उनके लिए कोस्टा। अब आप देख रहे हो ये रिब्स के दरमियान में ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, यानी इस रिब और इस रिब के बीच में ये स्पेस है, ये गैप है। और आपको पता है कि अगर मैं अपनी उंगली को अपनी रिब्स के दरमियान में घुसाने की कोशिश करूं, इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो ये अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसकी वजह यह है कि यहां पर बहुत ज़बरदस्त इस स्पेस के अंदर स्केलेटल मसल लगे हुए होते हैं, यानी ये भी स्केलेटल मसल होंगे क्योंकि स्केलेटन से जुड़े हुए हैं। और ये जो स्केलेटल मसल की हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। तो पहले देखें, रिब्स के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? कोस्टा। और ये मसल्स क्या है? दरमियान में, यानी बिटवीन। और बिटवीन के लिए साइंस में वर्ड इस्तेमाल होता है इंटर। ठीक है? तो अब देखो, वो स्पेस जो 2 रिब्स के दरमियान में होता है उसको हम नाम देते हैं इंटर कॉस्टल स्पेस का। अब देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, समझना कितना आसान है। इंटर मतलब बिटवीन, कॉस्टा मतलब रिब्स, स्पेस मतलब गैप, यानी वो गैप जो रिब्स के दरमियान में है। और ये मसल जो इस गैप के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला, अब आप खुद गैस कर लो इसका नाम क्या होगा। शाबाश, गैस करें, वेरी गुड। इसका नाम होगा इंटर कॉस्टल मसल्स। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बात समझाता हूं कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, बच्चे समझते हैं ये हमारे कोई दुश्मन है और वो चुन चुन के ऐसे नाम रखते हैं कि हमारे फरिश्तों को भी याद ना हो। ऐसा नहीं है। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ये जो नाम रखने वाले हैं, ये हमारे दोस्त हैं। और ये हमेशा ऐसे नाम रखते हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, समझने में आसान हो। तो आप देखो कितना आसानी से, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आपको मतलब समझ सकते हो। अब देखो मेरी बात सुनो, इंटरकॉस्टल मसल, अब मैं इसको लिख रहा हूं इधर क्योंकि मैंने आपको समझाना है। देखो इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स भी एट द एंड ऑफ द डे मसल्स हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, ध्यान से समझ लो मेरे बच्चों। अब देखो ये मसल है ना, अभी अभी मैंने आपसे बात की कि मसल जहां भी होते हैं वो 2 ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल भी क्या करेंगे भाई? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, सीधी सी बात है। मसल है ना, मसल्स को तीसरा कोई भी काम नहीं आता। ठीक हो गया? अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये रिब्स के साथ अटैच हुए हैं, तो ये रिब्स की मूवमेंट करवाएंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब्स को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचते हैं। अब आप देखें, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा होता हूं साइड में और अपना हाथ अपने सीने पे ऐसे रखता हूं। आपने मेरे हाथ की मूवमेंट देखनी है। तो जब मैं सांस लूंगा तो आप नोट करें क्या हो रहा है। मेरे हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दोबारा देखें और ध्यान से देखें, मेरे हाथों के लेवल को चेक करें, ये लेवल नजर आ रहे हैं आपको। अब देखें मैं लंबा सांस भरता हूं तो क्लियर आपको फील हो रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या कि जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब्स को पुल करते हैं बाहर की तरफ और लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्या करते हैं? पुल रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे। अब देखो ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचने से होगा क्या। मैं एक बंदे की डायग्राम बना लेता हूं कि हम उस बंदे को साइड में से देख रहे हैं। ये कोई शख्स है, इसको आप और मैं साइड में से देख रहे हैं। ये मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बना ली। ये रहा इसका थॉरेक्स, ये रहा इसके एब्डोमेन और ये रहा बीच में इसके डायफ्राम। सही है। अब आपको मैंने बताया कि जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ये रिब्स को पुल करेंगे आउटवर्ड और अपवर्ड, यानी रिब्स को ऐसे और ऐसे पुल करेंगे, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब आप समझ रहे हो कि जब ये रिब्स को आउटवर्ड और अपवर्ड पुल कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या हो रहा है? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? ये इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीजेस
वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक एरो को ऊपर की तरफ बनाया है, तो ये ऊपर की तरफ का मतलब है बढ़ना, तो इंक्रीजेस, समझ गए, इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। और अभी अभी आपने समझा यहाँ पर कि जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो रिड्यूसेस प्रेशर इन चेस्ट कैविटी। और अब आप ये समझ गए कि ये कौन से प्रेशर की बात हो रही है भाई, ये एयर प्रेशर की बात हो रही है। अब इसी को रिवर्स कर दो, उलट कर दो। जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये रिब्स को पुश करेंगे, दबाएंगे, कहां पर, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। और जब ये रिब्स को नीचे की तरफ और अंदर की तरफ दबाएंगे तो चेस्ट के वॉल्यूम को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, बताओ शाबाश, चेस्ट के वॉल्यूम को कम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जब रिलैक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं, पुश रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड, यहां पे एक लाइन लगा दूं ताकि मिक्स ना हो जाए, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जब ये इसको इनवर्ड और डाउनवर्ड पुश करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस चेस्ट कैविटी का, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस। बेटा बात समझ आ रही है, तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है बहुत सारे। तो बेटा ये आपको समझ आ रही है बात, तो ये अब आपने देखा। अब आप जरा मेरी बात समझें, देखें कितना आसान हो गया। अब जब मैं आपको बताऊंगा ना हम सांस कैसे लेते हैं, तो आप 1 सेकंड में सारी बात समझ जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं हम सांस कैसे लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की। किसी अब देखिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन का मतलब सांस को बॉडी के अंदर एंटर करना। और याद कर लो, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन कहें या इनहेलेशन कहें, बात एक ही होती है। अब आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान है, दोनों बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ये मैं सिर्फ डी बना देता हूं कि ये डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है और ये इंटरकॉस्टल की तो लिखी हुई है सामने। बेटा जब इंस्पायरेशन होती है, क्या होती है बच्चों बताओ, इंस्पायरेशन, तो हम डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहानी खत्म। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम प्लस इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अब क्या होगा, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कहानी खत्म। अब देखो मेरी बात सुनो, जब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर एयर का कम हो जाएगा, किसके मुकाबले में, बाहर की इन्वायरमेंट के एयर के मुकाबले में। नतीजा क्या होगा आपको पता है, हवा हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आती है, बाहर हवा ज्यादा है, सीने के अंदर हवा कम है, एयर रश करेगी और जो है सीने के अंदर आ जाएगी। तो देखो लंग्स ने खुद कुछ नहीं किया, मसल्स ने चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा के चेस्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया, उस नेगेटिव प्रेशर ने सक कर लिया एनवायरनमेंट से एयर को लंग्स के अंदर। समझ आ गई बात। इसीलिए इंसानों में जो ब्रीथिंग होती है उसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल से क्या होगा, देयर विल बी नेगेटिव एयर प्रेशर इन चेस्ट which will suck air from environment, समझ में आ गई बात। अब चूंकि हम अपनी चेस्ट कैविटी में प्रेशर को कम करके हवा को बाहर से सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसीलिए इंसानों के अंदर जो ब्रीथिंग होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग इन मैन। इंसानों के अंदर ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, यानी वो ब्रीथिंग, वो सांस लेना जो चेस्ट कैविटी में नेगेटिव प्रेशर डेवलप करके जो है वो लिया जाता है। समझ आ गई बात।
अब देखो, अब जब मैं तुम्हें ये मैंने समझा दिया, तो अब जब मैं तुमसे पूछूंगा हम सांस बाहर कैसे निकालेंगे, तो क्या इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप फौरन कहेंगे कि सर ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को कम करते हैं, और जैसे ही चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है वैसे ही उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वैसे ही उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। किसके मुकाबले में? इन्वायरमेंट के मुकाबले में। तो क्या होगा, अब चेस्ट के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, चेस्ट के बाहर कम है, तो क्या होगा, हवा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, हमारी हवा लंग से इन्वायरमेंट में चली जाएगी। इतना आसान है, इतना ईजी है, बस अब इसको लिख लो, ये लो। तो मुझे इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। बिल्कुल ईजी है यार, कोई टेंशन ही कोई नहीं है। हाँ, मगर तुम समझते हो पता नहीं क्या मुश्किल चीज़ होगी, बहुत आसान है। अब जरा इधर देखो, तो यहां पे क्या हुआ, तो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब देखो, मुझे इसका मैकेनिज्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिख देता हूं, इट इज रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, इट इज रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। यानी इंस्पायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वहां रिलैक्स करो। यहां पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वहां रिलैक्स करो। यहां चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, वहां कम करो। यहां चेस्ट कैविटी के प्रेशर कम कर रहे थे, वहां ज्यादा करो।